नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं एनएमसीएच जमुहार के कैंपस में और आपको बता दें कि हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। आपको बता दें कि जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तब एक ही चीज़ हर जगह सुनाई दे रही थी, ऑक्सीजन की कमी। चारों तरफ पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था और यहाँ पर रोहतास ज़िले में यहाँ पे एनएमसीएच जमुहार में ऑक्सीजन प्लांट लगा दी गई हैं। हालांकि आपको बता दें खबरें ऐसा आ रही थी कभी डेहरी में लगेगा, कभी आई कि दिनारा में लगेगा, लेकिन फाइनली जाके यहाँ पर और एनएमसीएच के द्वारा लगाया गया प्लांट। इसके बारे में विशेष हम बातचीत करेंगे एनएमसीएच के जो सेक्रेटरी सर हैं गोविंद नारायण सर, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि ये मन में विचार आप लोगों को कैसे है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए? ये ऑक्सीजन प्लांट एक हॉस्पिटल के लिए एक नेसेसिटी होती है। ये पहले से ही पाइपलाइन में था, ऐसा नहीं है कि कोरोना के चलते ही आया। ज़रूर एग्रीवेट हो गया इसके चलते क्योंकि ये इस बार क्राइसिस कुछ ज़्यादा ही था और ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस लेवल पे आएगा। तो एक हॉस्पिटल की ये रिक्वायरमेंट होती है। वैसे भी रेगुलर कोर्सेज में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत रहती है अस्पताल के अंदर में, क्योंकि यहाँ वो आईसीयूज़, क्रिटिकल केयर यूनिट और सारे ऑपरेशन थिएटर्स चलते हैं जहाँ रेगुलर इमरजेंसीज़ के अंदर भी रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो वहाँ मतलब ये एक हॉस्पिटल का फंक्शनिंग का पार्ट है, इसके वजह से इसको लगाया। सर, कैसे इस प्लांट का लाभ कैसे लोग ले पाएंगे और किन किन क्षेत्र के लोग ले पाएंगे? ये जो हॉस्पिटल के अंदर ये प्लांट जो है डायरेक्ट बॉटलिंग प्लांट ये नहीं है, ये सीधा हमारे ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ जुड़ा हुआ ये प्लांट है। तो आप जो भी जैसे ही आपका ये आता है, आप जैसे ऑक्सीजन प्लांट जो अभी हम सिलेंडर्स के थ्रू देते हैं, उन्हीं मैनिफोल्ड में ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप पीछे देख रहे हैं इनके साथ ही वो सीधा मैनिफोल्ड में जुड़ा हुआ है और ये सीधा ऑक्सीजन वहीं पे सप्लाई करता रहेगा। तो अभी ऑक्सीजन जो है, जो सिलेंडर्स होंगे वो बैकअप इमरजेंसीज़ के लिए यूज़ होंगे। ज़्यादातर समय ये सिलेंडर्स अपना ऑक्सीजन यही जनरेट करके देता रहेगा मैनिफोल्ड में। सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो देश में एक तरफ तो महामारी था और दूसरी तरफ काला बाजारी की बात सामने आ रही थी और ज़्यादातर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह की। कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग काला बाजारी इसका कर रहे थे इस आपदा के अवसर? देखिए, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको इंसानियत को ऊपर रखना होता है, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना होता है। आप जिस तरीके से कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि हाइलाइट्स जनरली गलत लोग ही हो जाते हैं, खबर वही लोग बनते हैं, क्योंकि हमारा आज के डेट में जिस तरह का प्रोस्पेक्टिव हो गया है कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वो शायद उतनी जगह नहीं पा पाए जिन लोगों ने गलत काम किया उसके लिए। तो फिर भी लिए जिन्होंने किया उनको करना नहीं चाहिए। ये मानवता की एक मतलब मैं कहता हूँ उस समय की एक पुकार थी कि सबको एक कदम आगे आके इसको करना चाहिए था। कमर्शियली देखिए, बहुत समय आता है पैसे कमाने के लिए और ऐसे समय जीवन के मोल पे पैसा कमाना थोड़ा ठीक नहीं लगता। और खासकर ऑक्सीजन सप्लाईज़ की अगर मैं बात करूँ, रेमडेसिविर पता नहीं क्यों वो आया था, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि कभी ऐसा कोई रेमडेसिविर हो या प्लाज्मा थेरेपी हो, कभी भी इसका कोई ऑथेंटिक गाइडलाइंस आए नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर इस पर फोकस नहीं किया। इनफैक्ट पेशेंट ही कहीं से सुन के हम लोग को इंसिस्ट करते थे कि आप प्रिस्क्राइब कर दो। हम लोग जब तक सरकारी तंत्र में रेमडेसिविर की खेप नहीं आई थी, हम लोग यहाँ से ये भी नहीं कर रहे थे, प्रिस्क्राइब भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसका कोई बहुत लीगल और ऑथेंटिक कोई रिजल्ट्स नहीं आए थे सामने कि ये उसमें इस्तेमाल हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी के साथ भी यही था। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, देखिए भारत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारत लिक्विड ऑक्सीजन का नेट एक्सपोर्टर है आज के डेट में, मगर विगत 4 सालों से वो एक्सपोर्ट करता है लिक्विड ऑक्सीजन। समस्या आ गई कि सडन जो हमारा रिक्वायरमेंट आया, जो लॉजिस्टिक्स नीड्स होते हैं, आप फैक्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन आप ध्यान रखिएगा कि मेडिकल यूज़ भारत में मात्र 1% लिक्विड ऑक्सीजन का टोटल प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है भारत की, उसका 1% ही मेडिकल में यूज़ होता है और हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में लिक्विड ऑक्सीजन था। प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स की, जल्दी से उसको पहुंचा देना प्लांट्स तक और प्लांट से फिर हॉस्पिटल तक बॉटलिंग करके पहुंचाना। ये लॉजिस्टिक्स उस लेवल पर नहीं था, क्योंकि कोई इस तरह का चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा भी दिन आएगा कि इतना रिक्वायरमेंट ऑल ऑफ सडन आ जाएगा। तो 2-4 दिन, 1 सप्ताह का कन्फ्यूजन काफ़ी रहा। दूसरी समस्या आ गई, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स तक पहुँच जब गए तो लोगों ने भय के मारे कह दें
या ऑक्सीजन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो होल्ड करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग का ही सप्लाई जहाँ से होता था वहाँ समस्या ये आ गई कि उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन तो होता था, वो बॉटल नहीं थे उसको मिक्स करने के लिए, सिलेंडर्स नहीं थे मिक्स उसको फिलिंग करने के लिए। अब वो इतनी बड़ी समस्या हो गई थी कि अब ऑक्सीजन होते हुए लिक्विड मतलब उसको सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने सिलेंडर्स होल्ड कर लिए कि वो उनके पास है अपने इमरजेंसीज के लिए। हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ कैंपेन किया, कुछ डेटाज हम लोगों ने उठाए जिसके चलते कि आप मतलब आपके पास अगर सिलेंडर है उनको आश्वस्त किया कि आपको ज़रूरत होगा हम लोग ज़रूर दिला देंगे। तो वहाँ से फिर सिलेंडर्स उठाया, मतलब एक एक घर से 20-20 सिलेंडर्स तक निकले। तो उसके आने के बाद ईज़ ऑफ हो गया। एक सप्ताह ज़रूर परेशानी रही थी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो NMCH है कहा जाए कहीं ना कहीं से रोहतास जिला के लिए, शाहाबाद के लिए, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। संजीवनी कोरोना के वेव में संजीवनी का काम किया है। और दूसरी चीज़ ये रहेगा सर, इस बार का जो कोरोना का जो सेकंड वेव आया था तो यहाँ पर NMCH पहले से प्रिपेयर था या फिर सेकंड वेव आने के बाद क्या क्या स्टेप्स लिया गया, क्योंकि ताकि बहुत ज़्यादा मरीज डे बाई डे बढ़ रहे थे और पूरे जिला, चारों जिला से मरीज आ रहे थे यहाँ पे। मैं समझ गया बात को। देखिए क्या होती है कि आप एक टर्सरी सेंटर है, मेडिकल कॉलेज एक टर्सरी सेंटर होता है, उसको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। आज कोरोना हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले गया और औरंगाबाद के रीजन में हीट स्ट्रोक के बड़ी ज़बरदस्त मामले आए थे। एक एक दिन में 30 लोग मरे थे। उस समय भी आप जब टर्सरी सेंटर हो इस एरिया में तो आपको इन सब चीज़ों के लिए, इमरजेंसी व्यवस्था के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इस केस में भी हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग को तो गाइडलाइंस मिलते रहते हैं, ICMR से भी, भारत सरकार के भी गाइडलाइंस आते रहते हैं, बिहार सरकार से गाइडलाइंस आते रहते हैं। और आपके पास एक, क्योंकि आप टर्सरी सेंटर हो, बहुत तरह के मरीज़ आते हैं तो सिग्नल्स तो आपको आने लगते हैं पहले से, तो वो हम लोग प्रिपेयर्ड तो थे। लेकिन इस स्केल पे आएगा ये नहीं मालूम था। मतलब स्केल एक्चुअली हम लोग के लिए भी थोड़ा आश्चर्य कर गया। और 2-3 दिन हमारे यहाँ भी परेशानी रही, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से एक कुछ नया चीज़ तो किया गया होगा ना सर? नई चीज़ में हम देखिए बेसिकली ज़रूरत क्या है, जैसे अब थर्ड वेव का एंटिसिपेशन है सेकेंड वेव होने के बाद, तो उसके हिसाब से अब वहाँ अगर एंटिसिपेटेड है तो आपको जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार काम करना होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए आपको एक है कि एक एजम्पशन है कि बच्चों में थर्ड वेव का असर आ सकता है, तो एक हॉस्पिटल, टर्सरी हॉस्पिटल के तौर पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 30 क्रिटिकल केयर यूनिट बच्चों के लिए अलग से बना दिया अभी से ही। और जनरल ICU वार्ड्स जो होते हैं, जो जनरल ऑक्सीजन वार्ड्स होते हैं, वो ऐसे 30-40 की संख्या में अभी तक हम लोगों ने बना के अभी बैकअप रखा हुआ है कि अगर जस्ट इन केस के तो आएगा तो उस लेवल पे क्रिटिकल केयर और ये भी हम लोग हैंडल कर ले। तो आप ऐसे प्रीएम्प्ट करते हो, अब वो भी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर आपको फिर करेक्शन मेजर लेने होंगे। लेकिन वो ये रहता है और इसी तरह की तैयारी होती है, क्योंकि आपके पास फीडबैक्स आते हैं और उसी हिसाब से आप तैयारी करते हो। सर जाते जाते हमारा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि नारायण मेडिकल अस्पताल में किन किन रोगों का इलाज यहाँ पे होता है? देखिए जनरल जितने भी आप डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग चलाते हैं। जैसे आप जनरल वार्ड में देख लो, जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी, ऑब्स, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, चेस्ट, ENT, आई, इस तरह के जितने साइकेट्री के केसेस जो होते हैं वो सारे कुछ हम लोग करते हैं। सुपर स्पेशलिटी बहुत सारी चीज़ों हम लोगों ने शुरू कर दी है, जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक आ गया, कार्डियोलॉजी में जैसे आप स्टेंट लगाना, हार्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, पेसमेकर लगना, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग करते हैं। अभी बहुत जल्दी बाईपास सर्जरी की भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जो कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, जिसको CTVS बोलते हैं। तो वो मतलब बाईपास सर्जरी वगैरह भी ये सारी प्रोसीजर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड है यूरोलॉजी के केसेस। यूरोलॉजी से रिलेटेड यूरोलॉजी के केसेस हर जगह मौजूद होते हैं। यूरोलॉजी में हमारा मतलब बिहार के एक बड़े सेंटर्स में हम लोग काउंट होते हैं, और उसमें भी लगभग सारे केसेस आप लेज़र छोड़ के बाकी सारी केसेस, रोबोटिक्स छोड़ के बाकी सारी केसेस हम लोग करते हैं। लेज़र वगैरह भी हमारे यहाँ होता है। ऑन्कोलॉजी के भी, कैंसर के भी कुछ बेसिक्स हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। OPD शुरू कर दिया है, कीमो देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग इस पे आगे आ रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के केसेस हम लोग करते हैं, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी में बहुत जगह ऐसा होता है किसी का अंग प्रत्यंग कुछ कट गया, उंगली कट गया, उसको जोड़ना, बर्न हो गया तो स्किन ग्राफ्टिंग करना, तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के केसेस भी हम लोग करते हैं। नेफ्रोलॉजी के जिससे रिलेटेड डायलिसिस हो गया, इस तरह के ये केसेस भी हमारे यहाँ होते हैं। इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से ऑन्कोलॉजी मैंने कवर कर ही दिया, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ही दिया है इसके अंदर। और बहुत जल्दी हम लोग शुगर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इसकी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।
बच्चों के लिए जो है वो सारी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक यहाँ पे चलती हैं। कार्डियक सर्जरी बच्चों के लिए बहुत कम जगह होता है इस एरिया में, तो बच्चों की भी कार्डियक सर्जरी हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी में। तो इन तरह की चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट शुरू कर चुके हैं। सर एक और सवाल मेरे मन में भी आया कि क्या NMCH जमुहार थर्ड वेव के लिए तैयार हो चुका है? आपके पास जितने सिग्नल्स आते हैं, जैसे हमने बताया कि थर्ड वेव का मेन एलिमेंट जो बताया जा रहा है वो बच्चों पे असर होगा, क्योंकि सेकेंड वेव ने ही काफ़ी तैयारी कर ली है। और थर्ड वेव के चलते बच्चों को थोड़ा सा बच्चों पे फोकस करके हम लोगों ने अलग से बच्चों के लिए यूनिट, इमरजेंसी और ICUs के लिए और गैस पाइपलाइन के लिए वो सारे यूनिट ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। आशा करते हैं कि ये ना ही ऐसे थर्ड वेव, ये मतलब ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती कि आप हॉस्पिटल में ये कर रहे हो, तो ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आए तो हम अपनी तरफ से तैयार रहेंगे निश्चित तौर पर। तो अभी हम बात कर रहे थे NMCH जमुहार के सेक्रेटरी सर से, इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बताया, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि थर्ड वेव के लिए और कोरोना आ जाता है तो जैसे जैसे गाइडलाइन ऊपर से आ रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।